अगला दोस्तों है दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा। तो दबाव समूह किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। कहता है जैसे कहता दबाव समूह एक ऐसी व्यक्तियों का समूह होता है जो कुछ विशेष लाभ के लिए आपस में बंधे होते हैं, उन्हें समूह के दबाव समूह कहा जाता है। जिनमें संगठन है, जिसमें विशिष्ट कार्यकर्ता होता है, जिनके सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्य के स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होता है। जैसे दोस्तों आप आजकल देखे होंगे, कोई भी परिवार अपने बच्चे पर दबाव देता है कि पढ़िए, उसी को ही दबाव समूह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कहता संघ राज्य का अर्थ क्या होता है। अगला है दोस्तों संघ राज्य का अर्थ बतावे या संघ राज्य किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, जब किसी देश में शासन संचालक के लिए दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो संघ राज्य कहलाता है। ध्यान सुनिए, जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है, संघ राज्य की इकाई होती है। आपका तीसरा अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। जैसे कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कहता है अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। यह व्यवस्था में ही किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। कहता सारांश में उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की आर्थिक क्रियाओं की सुव्यवस्थित संरचना अर्थव्यवस्था है। मतलब कहता है, फिर से सुनिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो देश, समाज एवं सभी सदस्य की आर्थिक क्रियाओं को संचालित करती है। देश में जो भी काम क्रिया होती है उस सब को कौन करता है, अर्थव्यवस्था करता है। अगला है आपका आय किसे कहते हैं। आय किसे कहते हैं। आपका है आय किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, आय किसे कहते हैं। तो कहता है आपका आय किसी भी देश या राज्य के निवासी अपने उत्पादन क्रियाओं द्वारा जो धन अर्जित करते हैं उन्हें आय कहते हैं। मतलब देखिए, कोई भी देश या राज्य के निवासी जो उत्पादन क्रिया मतलब काम करके जो लाभ प्राप्त करते हैं या धन अर्जित करते हैं उसे ही आय कहते हैं। दूसरा शब्द में आय का परिभाषा सुनिए। कहता किसी व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक कार्य के लिए जो परिश्रमी मिलता है उसे ही व्यक्ति की आय कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, जैसे किसी भी के यहाँ काम करता है, उसको जो धन देता है उसी को आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बचत किसे कहते हैं। कहता है बचत किसे कहते हैं। तो कहता है बचत आय का वह भाग है जिसके वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जिससे मान के चलिए आपको 100 रुपया आप कमाए, 100 रुपया कमाए, कुछ रुपया का आप उपयोग कर लिए और कुछ रुपया अपने अगले भविष्य के लिए रखे बचाए, उसी को बचत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, आर्थिक विकास क्या है।
दोस्तों अगला कहता है आर्थिक विकास क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा आर्थिक विकास क्या है। तो अगला है आर्थिक विकास क्या है, तो कहता है आर्थिक विकास आय या उत्पादन में वह वृद्धि है जो उत्पादन की तकनीकी एवं अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति एवं भूमि सुधार के कारण कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि को हम आर्थिक विकास का सूचक मान सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके खेती में आज देखिए नया नया क्या तकनीकी हुआ, नया मतलब औजार से आज खेती किया जाता है। आपको गेहूँ काटने वाला मशीन आ गया, अच्छा किस्म की बीज आ गई, खाद आ गया, ये सब क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ, एक तरह से आर्थिक विकास हुआ। कहता मुद्रा का क्या तात्पर्य है, मुद्रा के कार्य मतलब क्या कार्य है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है मुद्रा से क्या तात्पर्य है, मुद्रा के क्या कार्य है। चलिए अगला है आपका मुद्रा से क्या तात्पर्य है, मुद्रा के क्या कार्य है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका होगा, कहता है मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम से एवं मूल्य मापन का कार्य करती है तथा जिनके रूप में धन या संपत्ति का संचय किया जाता है। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। इसके अनेक कार्य, जैसे दोस्तों मुद्रा क्या है, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय या मतलब सीधा अपना वसम समझिए, खरीद या बिक्री के में जो हमारी मदद करता, सहायता करता, उसे को ही मुद्रा कहते हैं। इसका अनेक कार्य है दोस्तों, विनिमय का माध्यम, मूल्य को मापने का साधन। अगला है दोस्तों मूल्य के मापने का साधन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान इत्यादि। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, समुच्च रेखा क्या है। समुच्च रेखा किसे कहते हैं। चलिए अगला है दोस्तों आपका समुच्च रेखा किसे कहते हैं। तो समुच्च रेखा किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये देखिए मेन वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ। कहता मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे समुच्च रेखा कहते हैं। जैसे आप एक छत पर चढ़ जाइए और दूसरे के छत को बराबर से मिलाइए, मतलब कुछ चीज़ रस्सी या कुछ चीज़ से मिलाते हैं, उसी को समुच्च रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कहता है सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। तरीकों का उल्लेख करें। देखिए सुखाड़ जो होती है, मतलब हमारे देश में सबसे अधिक सुखाड़ चलती है, उसी के बारे में आप बता रहे हैं। कहता है सुखाड़ के बचाव निम्नलिखित है, सुखाड़ के निम्नलिखित बचाव है।
पेयजल के सुरक्षित भंडार एवं वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। जो हम जल पीते हैं दोस्तों, उसको कम खर्च करना है और सुरक्षित रखना है। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना चाहिए। जो पशु होते हैं उसको पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना चाहिए। नहर, पानी और आहार की व्यवस्था करना चाहिए। नहर में जो नहर होती है, खड्डा खोद, देखिए ऐसे तो पानी बर्बाद होते रहता है, अगर खड्डा खोद दिए, नहर बना दिए तो नहर में पानी स्थित रहेगा। लगातार वर्षा जल को संग्रहित किया करना चाहिए। जैसे आज राजस्थान में देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर छत पर घेर देता है, वहीं पर पानी को इकट्ठा कर रखता है। इसी तरह आप भी मतलब किसी भी जगह पर खड्डा खोद के इकट्ठा कीजिए वर्षा के जल को। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक के बाद में दो दो क्वेश्चन को हल करेंगे। 13 नंबर में कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। जैसे दोस्तों आपको बता दें, एक क्वेश्चन आपको सिर्फ पूछेगा जर्मनी के एकीकरण, या पूछ देगा इटली के एकीकरण। ये दोनों नहीं पूछता, ये या आपको जर्मनी का पूछ देगा या इटली का पूछ देगा, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा। सुनिए क्या होगा आंसर। कहता है, सुनिएगा पहले दोस्तों, आज हम इटली के बारे में समझा रहे हैं। तो कहता है इटली के बारे में समझिए, इटली के एकीकरण में क्या मतलब ऑस्ट्रिया क्या भूमिका थी। तो वेनिसिया और लोम्बार्डिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सोबोडो के युद्ध में 1886 और 66 सॉरी दोस्तों 1866 में ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। चलिए अगला है दोस्तों, आपका हो गया। और सुनिए, जर्मनी। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघराज्य था। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बताते हैं। देखिए इसमें फिर दो क्वेश्चन आ रहा है 14 में। नापाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या था। तो सुनिए क्या कहता है। ये घातक रासायनिक हथियार थे जिनका उपयोग अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में किया था। नापाम में गैसोलिया मिला था जो ज्वलनशील होने के कारण त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। मतलब जो नापाम था वो गिलोसोनिया शरीर में चिपक जाता था और ज्वलनशील होता था। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर था, उसे जिम ड्रोमों में रखा जाता था। उन पर नारंगी ऑरेंज रंग की पट्टी बनी हुई थी। इन्हीं के प्रयोग से धन जन की भारी हानि होती थी। मतलब वो एक जहरीला गैस की तरह था, जो मतलब उसको ऑरेंज की छाल, ऑरेंज के रंग में रखा जाता था, इसलिए उसे एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पर चलते दोस्तों। पंद्रह नंबर में कहता है गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार कैसे किया।
छापाखाना आविष्कार कैसे किया? ध्यान दीजिए, कहता है गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार कैसे किया। तो गुटेनबर्ग जो थे वो एक मतलब छापाकरण का आविष्कार कैसे किया। तो गुटेनबर्ग ने जैतून प्रेरणी की मशीन को आधार बनाकर प्रिंट प्रेस का इजाद किया। इस मशीन में पेच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था। पेंच को घुमाकर प्लांटेड को गीली कागज पर दबाया जाता था। साँचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृति को ढाला गया है। इस टाइपों को घुमाने पर मूव करने की व्यवस्था की जाती थी। मतलब जैसे दोस्तों आप घर में जैसे ठकुआ पूरी बनता है, उसको क्या करते हैं, मतलब उस पर डिजाइन बना रहता है, उस पर डिजाइन बना रहता है, उसको मतलब आटा पर जब दाबते हैं तो वो आटा पर डिजाइन बन जाता है। वही गुटेनबर्ग जो था छापाखरण का आविष्कार इसी प्रकार किया। वो एक हैंडल वाला मतलब मशीन था। वो हैंडल वाला मशीन बहुत भारी था दोस्तों। उस पर मतलब हैंडल के जो अथी था उस पर डिजाइन बनाता। वो डिजाइन बनाता वो कच्चा मतलब पेपर को उसके अंदर रख देता था और उसको घुमाता था। जब घुमाता था तो वो अक्षर छपाता था। इसी प्रकार वो छापाखाना का आविष्कार किया। अगला है उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है। तो दोस्तों देखिए उपनिवेशवाद क्या, ध्यान से देखिएगा। कहता उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विकसित राष्ट्र ने अविकसित राष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आरंभ में वहाँ के आर्थिक संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए किया